So we'll go ahead with next question. CET 2022 का क्वेश्चन है ये. A monochromatic ray of light travels through a glass slab and water column. हमारे पास एक ray of light है which travels through a glass slab and water column. The number of waves in glass slab of thickness 4 centimeter is same as in water column of height 5 centimeter. If refractive index of glass is 5/3, then the refractive index of water is. वैसे तो हमको पता होता है वाटर का refractive index 4/3 है. बट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन अच्छे से समझ लो. एक मोनोक्रोमेटिक रे ऑफ लाइट है जो ग्लास स्लैब से ट्रैवल कर रहा है और उसके बाद वो वाटर से ट्रैवल कर रहा है. सो इट वाज ट्रैवलिंग फ्रॉम ग्लास, देन इट गोज इनटू वाटर, सो इट ट्रैवल्स फ्रॉम बोथ ग्लास एंड वाटर. नंबर ऑफ वेव्स इन ग्लास स्लैब ऑफ थिकनेस 4 सेंटीमीटर, मतलब ग्लास स्लैब का जो हाइट है वो 4 सेंटीमीटर है और उस ग्लास स्लैब में जितने वेव्स है उतने ही नंबर ऑफ वेव्स किसमें है, वाटर कॉलम में है. लेकिन वाटर कॉलम का हाइट कितना है, 5 सेंटीमीटर. जब ऐसा क्वेश्चन आए, एक सिंपल सा मैं तुमको ट्रिक बना कर दे देता हूँ. म्यू एच इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, वेयर म्यू इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एच इज हाइट ऑफ दैट कॉलम. वाटर कॉलम होगा तो वाटर कॉलम का हाइट, अगर वो मान लो ग्लास होगा तो ग्लास कॉलम का हाइट, कोई और सब्सटेंस होगा तो उसका हाइट. और जब ऐसा होता है ना तो तुम μ1 H1 इक्वल्स टू μ2 H2 इक्वल्स टू μ3 H3 इक्वल्स टू μ4 H4 लिख सकते हो. मतलब तुम्हारे पास डायरेक्टली एक फॉर्मूला बन गया. मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे 1 मतलब ग्लास बोल देता हूँ और 2 मतलब वाटर बोल देता हूँ. तो 2 लिखा है मतलब वो वाटर है, 1 लिखा है वो ग्लास है. तुमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर फाइंड करना था, मतलब तुमको क्या फाइंड करना है, μ2. तो व्हाट इज μ2? μ2 इज μ1 H1 by H2. μ1 ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 5/3 दिया है. उसके बाद ग्लास का जो थिकनेस है वो 4 दिया है और वाटर कॉलम का कितना बोला है, 5. बराबर, गुड. तो 5 हो गया कैंसिल, तो तुम्हारे पास आंसर आ गया 4/3. तो आंसर इज 4/3. तो ऑप्शन नंबर डी. डन, सिंपल. नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन. A convex lens of focal length f1 and a concave lens of focal length f2 are combined to have effective focal length f. एक कॉन्वेक्स लेंस को एक कॉन्केव लेंस को कंबाइन कर दिया, मतलब कांटेक्ट में रखा, और इफेक्टिव फोकल लेंथ कितना है, f. दिस कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस विल बिहेव लाइक अ कॉन्केव लेंस इफ. सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, जब आप दो लेंस को कंबाइन करते हो, एक कॉन्केव लेंस लेते हैं, एक कॉन्वेक्स लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में वैसा बोला है. क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा कि एक कॉन्केव है दूसरा कॉन्वेक्स है कि कैसा है. सो दिस इज कॉन्वेक्स, राइट. एंड देन आई हैव अ कॉन्केव लेंस और एक कॉन्केव लेंस है, इन दोनों को कंबाइन कर दिया, तो ये हो गया एक कॉन्वेक्स एक कॉन्केव. अब इफ यू रिमेंबर, इस कॉम्बिनेशन का जो फोकल लेंथ है, इस कॉम्बिनेशन का जो फोकल लेंथ है, अगर याद होगा तो, याद है क्या, जब दो लेंस को हम लोग कंबाइन करते हैं तो व्हाट इज द इफेक्टिव फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन, 1/f1 plus 1/f2, बिकॉज दे आर केप्ट इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर. अब दो लेंस का कॉम्बिनेशन कॉन्वेक्स भी बिहेव कर सकता है, कॉन्केव भी बिहेव कर सकता है. हम बना सकते हैं वैसा लेंस. अगर मुझे चाहिए कि दो लेंस का कॉम्बिनेशन कॉन्वेक्स हो, तो कॉन्वेक्स के लिए इफेक्टिव फोकल लेंथ क्या आता है, पॉजिटिव. क्या आता है, पॉजिटिव. तो उस केस में f1 बड़ा है f2 बड़ा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है. दोनों क्या है, पॉजिटिव है. रिमेंबर दिस. लेकिन इन्होंने क्या बोला है, दिस कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस विल बिहेव लाइक अ कॉन्केव लेंस. बराबर. कॉन्केव लेंस मतलब फाइनल फोकल लेंथ क्या आना चाहिए, नेगेटिव. क्या आना चाहिए, नेगेटिव. तो कैपिटल F नेगेटिव होना चाहिए. सो फॉर कॉम्बिनेशन टू बिहेव लाइक कॉन्केव,
कॉम्बिनेशन का जो फोकल लेंथ है वो क्या आना चाहिए, नेगेटिव। क्या आना चाहिए, नेगेटिव। अब बताओ नेगेटिव आने के लिए F1 की वैल्यू और F2 की वैल्यू कौन सी बड़ी होगी। देखो तुम क्या इसको क्या करते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो ना, ऐसा F2 प्लस F1 अपॉन F1 इंटू F2 लिख देता हूँ मैं। तो इट इज F2 प्लस F1 अपॉन F1 इंटू F2। ठीक, बराबर। तो मुझे बताओ नेगेटिव कब आएगा, नेगेटिव कब आएगा, नेगेटिव कब आएगा। F1 क्या है, कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ है, वो क्या होता है, पॉजिटिव, पॉजिटिव होता है ना, राइट, बराबर। तो मुझे बताओ, अब ये इक्वेशन देख के बताओ कि दोनों में से F1 और F2 में से कौन बड़ा होना चाहिए। F2 होना चाहिए, F1 होना चाहिए, F2 होना चाहिए कि F1 होना चाहिए। F1 की F2, अरे F1 या F2, F1 क्यों F1 और F2 तो क्यों F2। पहली बात तो F2 ये नेगेटिव ही है क्योंकि वो कॉन्केव है और F1 पॉजिटिव है। अब सोचो, अगर अगर F1 ग्रेटर देन F2 हुआ, F1 ग्रेटर देन F2 हुआ, तो F1 पॉजिटिव है, F2 नेगेटिव है, तो पॉजिटिव बड़ा है, नेगेटिव कम है, तो ऊपर पॉजिटिव आएगा। लेकिन नीचे नेगेटिव होगा ना, क्योंकि दोनों में से एक नेगेटिव है ना। तो कंडीशन क्या है, F1 ग्रेटर देन F2। तो F1 ग्रेटर देन F2, ऑप्शन नंबर सी, ऐसा आंसर होना चाहिए। देखो क्या दिया है, सी दिया है, बराबर है, राइट। तो नेगेटिव होने के लिए F1 शुड बी ग्रेटर देन F2, तो F1 शुड बी ग्रेटर देन F2। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। A thin prism is thin prism। थिन प्रिज्म मतलब थिन प्रिज्म का फॉर्मूला, थिन प्रिज्म का फॉर्मूला होता है डेल्टा इक्वल्स टू ए इंटू म्यू माइनस वन। सिर्फ एक चीज याद रखना, जब तुम ए म्यू माइनस वन लिखते हो तो तुम ये फॉर्मूला कहाँ से लाए, तुमने फॉर्मूला लाए प्रिज्म फॉर्मूला से। प्रिज्म फॉर्मूला साइन ऑफ ए प्लस डेल्टा एम बाई टू अपॉन साइन ऑफ ए बाई टू इक्वल्स टू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू। सिर्फ इतना तुमको याद रखना पड़ेगा कि जब जब तुम थिन प्रिज्म का फॉर्मूला डिराइव करते हो, कहाँ से करते हो, प्रिज्म फॉर्मूला से। और जब तुम प्रिज्म फॉर्मूला डिराइव करते हो तो तुम सराउंडिंग में एयर लेते हो, क्या लेते हो, क्या लेते हो, एयर। लेकिन रियलिटी में एयर नहीं भी हो सकता है। तो उस केस में जब तुम ये म्यू लिखोगे ना, ये लिखोगे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू, मीडियम टू मतलब प्रिज्म, तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू मीडियम वन, विद रिस्पेक्ट टू मतलब सराउंडिंग में कौन है उसके पर्सपेक्टिव में, उसके रिस्पेक्ट में। हम नॉर्मली लिख देते हैं सिर्फ ऐसा, क्योंकि हम अज्यूम कर लेते हैं कि बाहर एयर है, तो म्यू वन की वैल्यू कितनी है, वन, और म्यू टू की वैल्यू म्यू है। लेकिन हमेशा ऐसा होगा, ऐसा नहीं भी होता ना, सराउंडिंग में कुछ और हो सकता है। तो अब अगली बार से जब तुम प्रिज्म, थिन प्रिज्म सुनोगे तो ये फॉर्मूला याद रखना, ए म्यू टू वन माइनस वन। और व्हाट इज म्यू टू वन, म्यू टू वन याद है कि क्या था, इट इज म्यू टू बाय म्यू वन माइनस वन, रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू मीडियम वन, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू मीडियम वन। तो याद रखना ये म्यू टू बाय म्यू वन होता है। अब क्वेश्चन पढ़ो, अब समझाएगा क्वेश्चन क्या बोला है। अ थिन प्रिज्म इज फर्स्ट प्लेस इन एयर, पहले एयर में रखा, एयर में रखा तो केस वन में, अगर एयर में रखा तो केस वन में म्यू वन की वैल्यू हो गई वन, एंड देन सराउंडेड बाय वाटर, देन सराउंडेड बाय वाटर मतलब केस टू में जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की वैल्यू है सराउंडिंग मीडियम की वो कितनी है, 4/3। पहले एयर में रखा, बाद में वाटर में रखा। ओके, द रेशियो ऑफ डेविएशंस प्रोड्यूस्ड इन द टू केसेस विल बी, रेशियो ऑफ डेविएशन मतलब डेल्टा का रेशियो। तो पहले केस में जो डेविएशन है उसको मैं डेल्टा बोल देता हूँ, ये आ जाएगा ए म्यू टू की वैल्यू भी दी है आपको, कितनी दी है, 3/2। म्यू टू मतलब प्रिज्म का मटेरियल, प्रिज्म का मटेरियल क्या होता है, ग्लास, क्या होता है, ग्लास। उसकी वैल्यू तुमको दी है, कितने दी है, 3/2 दी ना, 3/2, यस। तो पहले केस में ए 3/2 माइनस वन, बराबर, क्योंकि म्यू वन की वैल्यू कितनी थी, वन।
तो पहले केस में डेल्टा आ गया a, व्हाट इज 3/2 माइनस 1, 1/2, 3/2 माइनस 1 इज 1/2, तो ये क्या हो गया a/2। तो पहले केस में डेल्टा कितना आ गया a/2। दूसरे केस में, सेकंड केस में सराउंडिंग में वाटर है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास तो 3/2 ही है, तो दूसरे केस में क्या आएगा a μ2/μ1, व्हाट इज μ2, व्हाट इज μ2, 3/2 बाय μ1 कितना है 4/3 माइनस 1, लेकिन डेल्टा नहीं बोल सकता ना क्योंकि पहले केस में डेल्टा बोल दिया, तो डेल्टा डैश, क्योंकि सेकंड केस में ये चेंज हुआ तो डेल्टा डैश, तो ये आ गया डेल्टा डैश इक्वल्स टू a। ये 3 ऊपर जाके कितना हो गया 9 और 4 into 2 कितना हो गया 8, व्हाट इज 9/8 माइनस 1/8, तो डेल्टा डैश कितना हो गया a/8। तुमको रेशो पूछा था, रेशो, तो अगर आपको रेशो पूछा है तो रेशो ले लो, तो जस्ट आपको डेल्टा को डेल्टा डैश से डिवाइड करना है, यू विल गेट द रेशो। तो डेल्टा अपॉन डेल्टा डैश, व्हाट इज डेल्टा a/2, व्हाट इज डेल्टा डैश a/8, a कैंसल, 8/2 कितना हो गया 4, कितना हो गया 4 है क्या आंसर, यस। द रेशियो ऑफ डिविजन produced by the prism in two cases is 4:1। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 2023 PYQ of 2023, the critical angle for a ray of light from glass to air is theta। वैसे you should remember critical angle तब हो सकता है when the ray is traveling from denser to rarer, तो glass is denser, air is rarer, तो बराबर है जब glass से air में light जाएगा तो critical angle कितना है theta है। and refractive index of glass with respect to air is n। if a ray of light is incident from air to glass, अब उल्टा केस कर दिया, air से glass में जा रहा है अब, is incident from air to glass at angle theta, then the corresponding angle of refraction is। तो ऐसा है, दो केसेस है, पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो, अगर क्वेश्चन ही नहीं समझा तो सोल्यूशन तो नहीं आएगा। दो केसेस है, दो केसेस है। जब ग्लास से एयर में जा रहा था, तो क्रिटिकल एंगल कितना है थीटा। अब एयर से ग्लास में जा रहा है लेकिन थीटा पे ही इंसिडेंट कर दिया, तो दो केसेस में, पहले तो दो केसेस समझ लो, ग्लास टू एयर एंड एयर टू ग्लास। तो पहला केस ऐसा है, ग्लास ऊपर है और नीचे एयर है, तो ये ग्लास है, ये एयर है। दूसरे केस में भी वैसा ही कर लेते हैं, ग्लास और एयर, तो ठीक है। सेकंड केस में भी वैसा ही कर लेंगे। तो दिस इज ग्लास, दिस इज एयर। पहले केस में लाइट वाज ट्रैवलिंग फ्रॉम ग्लास टू एयर एंड एज यू नो व्हेन इट ट्रैवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, और जब क्रिटिकल एंगल बनेगा तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बन जाता है 90 डिग्री। तो रे ऐसा आया और ऐसा गया और आर की वैल्यू 90 हो गई और ये एंगल थीटा हो गया, और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास जो n बोला है, और ये सेकंड मीडियम है दैट इज एयर, तो μ2 की वैल्यू 1 हो गई। तो जो पहला केस है, यहाँ से तुमको एक इक्वेशन मिल जाएगा, स्नेल्स लॉ अप्लाई करना है, μ1 sin थीटा इक्वल्स टू μ2 sin 90। वैसे तो पता ही था तुमको डायरेक्टली, ये तो पता ही है ये 1 होने वाला है। μ1 की वैल्यू कितनी है n, तो sin थीटा इक्वल्स टू μ2 की वैल्यू 1, sin 90 की वैल्यू 1, राइट। तो यहाँ से तुमको sin थीटा मिल जाएगा 1/n। वैसे तुमको ये पता ही था, क्रिटिकल एंगल पे साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल इज 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, राइट। अब ऐसा बोला है कि हमारे पास जो रे ऑफ लाइट है वो अब एयर से ग्लास में जा रहा है, पहले ग्लास से एयर था, अब एयर से ग्लास है, ओके। So now the ray of light is traveling from air to glass, तो अब मीडियम 1 बन गया एयर, μ1 इक्वल्स टू 1, और मीडियम 2 बन गया ग्लास, μ2 इक्वल्स टू n। The light is incident at an angle theta. Light is going from which medium to which medium? Rarer to denser. It bends towards normal, तो यहाँ पे लाइट का बेंडिंग ऐसा हुआ, towards normal हुआ, ऐसा गया और टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो गया, और ये है एंगल थीटा। उन्होंने बोला है कि थीटा एंगल पे इंसिडेंट हुआ है,
ग्लास टू एयर या एयर टू ग्लास, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज सेम थीटा, और ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। आपको पूछा है व्हाट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, वापस स्नेल्स लॉ अप्लाई कर दो, म्यू वन साइन थीटा इक्वल्स टू म्यू टू साइन आर। म्यू वन की वैल्यू 1 है और साइन थीटा की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से कितनी है, 1/n है, तो 1/n है इक्वल्स टू म्यू टू की वैल्यू कितनी है, n है, साइन आर, ये n यहाँ लाओ तो साइन आर क्या बन गया, 1/n², 1/n², तो r क्या आ गया, साइन इनवर्स ऑफ 1/n², तो r आ गया आपका साइन इनवर्स ऑफ 1/n²। तो हो गया क्वेश्चन सॉल्व, r की वैल्यू साइन इनवर्स ऑफ 1/n² आनी चाहिए, साइन इनवर्स ऑफ 1/n² ऑप्शन नंबर सी में है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। The refractive index of material of glass is √3. If the angle of minimum deviation is equal to angle of prism, ये important है, angle of minimum deviation equal to angle of prism, the angle of prism is, मैंने शायद आपको पहले फॉर्मूला बना के दिया था, नहीं तो मैं बना देता हूँ पूरा, अगली बार से याद रखना। पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। आपको बोला है ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 है, मतलब प्रिज्म ग्लास का बना है और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 है। एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन मतलब डेल्टा एम इज इक्वल टू एंगल ऑफ प्रिज्म मतलब डेल्टा एम इक्वल टू ए। एंगल ऑफ प्रिज्म इज, और ए की वैल्यू पूछी है आपसे, तो अभी पहले मैं पूरा सॉल्व करके देता हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम से जब भी डेविएशन एंगल, मिनिमम डेविएशन एंगल और एंगल ऑफ प्रिज्म, मिनिमम डेविएशन एंगल और एंगल ऑफ प्रिज्म सेम हो जाए तो एक फॉर्मूला है शॉर्टकट, वो याद रखना पड़ेगा आपको। यू हैव टू स्टार्ट फर्स्ट विद व्हाट यू नो। मिनिमम डेविएशन ये वर्ड यूज हुआ हो तब आप प्रिज्म फॉर्मूला यूज कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते हो। तो मिनिमम डेविएशन यूज किया गया, यस। तो कैन आई राइट डाउन साइन ऑफ ए प्लस डेल्टा m/2 अपॉन साइन ऑफ a/2, लिख सकते हैं ना ऐसा, यस लिख सकते हैं। और उसके बाद तुमको बोला है कि जो डेल्टा एम की वैल्यू है वो इक्वल टू ए है, तो देयरफॉर म्यू बन जाएगा साइन ऑफ ए प्लस a/2, क्योंकि डेल्टा एम की जगह पे क्या लिख दिया मैंने, a, और डिनोमिनेटर क्या था, a/2, साइन ऑफ a/2, a प्लस a इज 2a, तो देयरफॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल्स टू साइन ऑफ 2a/2, मतलब 2 कैंसिल हो गया तो क्या बचा, साइन a, 2a/2, 2 हो गया कैंसिल, अपॉन साइन a/2। फिर आपको पता होना चाहिए एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, साइन ऑफ 2 थीटा इट इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा। वेरी गुड। अब 2 थीटा की जगह पे मैं काम करता हूँ, मैं a लिख देता हूँ, तो देखो यहाँ पे 2 थीटा था तो यहाँ पे उसका हाफ था, तो अगर मैं a लिख रहा हूँ तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 साइन a/2 कॉस ऑफ a/2। अब ये जो इक्वेशन नंबर 2 है मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2, राइट, यू विल हैव म्यू इक्वल्स टू साइन a की जगह पे क्या लिखेंगे, 2 साइन a/2 इंटू कॉस a/2 अपॉन डिनोमिनेटर में क्या था, साइन a/2 था, तो साइन a/2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया, म्यू इक्वल्स टू 2 कॉस ऑफ a/2। तो नेक्स्ट टाइम से जब आपने क्वेश्चन में सब पढ़ लिया ना, डेल्टा m इज इक्वल टू a, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ प्रिज्म, तो स्टार्ट ही यहाँ से होना चाहिए, म्यू इक्वल टू 2 कॉस ऑफ a/2, मतलब ये सारे स्टेप्स आपके बच जाएंगे। यू शुड स्टार्ट फ्रॉम हियर बट अंडर अ कंडीशन, कौन सा कंडीशन, डेल्टा m इक्वल्स टू a। अब म्यू की वैल्यू कितने दी है, √3 इक्वल्स टू 2 कॉस a/2, ये 2 को शिफ्ट कर देते हैं तो √3/2 इक्वल टू कॉस ऑफ a/2। √3/2 कॉस की वैल्यू कौन सा एंगल पे आती है, 30, आपका 30 की 60, 30, कॉस कॉस गया तो 30 इक्वल्स टू क्या आ गया, a/2, तो a कितना हो गया, 60, हो गया क्वेश्चन खत्म, 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी।
तो PYQs हो गए खत्म. अब we will go to section number 2, which is mixed bag questions. तो we will start with the first question. तो हम लोग 2 ही sections यहाँ पे करेंगे, बाकी section number 1 will be home assignment, practice for you. A vessel of depth 2D centimeter is half filled with a liquid of refractive index mu1 and the upper half with a liquid of refractive index mu2. The apparent depth of the vessel seen perpendicularly is. तो पहले मैं पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके देता हूँ, फिर उसका शॉर्टकट ट्रिक दे दूंगा आपको. ऐसे टाइप के क्वेश्चन जो फॉर्मूला मैं बना के देने वाला हूँ, 2 लिक्विड हो, 3 लिक्विड हो, 4 लिक्विड हो, 5 लिक्विड हो, कितने भी लिक्विड हो, डायरेक्ट आंसर आता है. तो सिर्फ यहाँ पे ध्यान दो. पहले बोला क्या है, हमारे पास एक वेसल है जिसका डेप्थ है 2D. तो वी हैव अ वेसल जिसका डेप्थ कितना है, 2D है. कितना है, 2D है. तो हमारे पास एक वेसल है जिसका डेप्थ है 2D. तो यू हैव अ वेसल ऑफ डेप्थ 2D. इसको आधा, हाफ फिल्ड, इट इज हाफ फिल्ड विथ वन लिक्विड एंड द अपर हाफ इज फिल्ड विथ अनदर लिक्विड. तो इसका एक हाफ पार्ट. व्हाट इज हाफ ऑफ 2D? D. ओके, गुड. तो इट इज D. और जो ऊपर का हाफ है वो भी D है. इफ यू रिमेंबर, अगर याद होगा, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट अगर डेंसर मीडियम में हो और ऑब्जर्वर अगर रेयरर मीडियम में हो, क्या होता है? द ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू बी रेज्ड. मतलब होता वो ज्यादा डेप्थ पे है लेकिन दिखता वो कम डेप्थ पे है, राइट? अपरेंट डेप्थ इज लेस देन रियल डेप्थ. तो शिफ्टेड दिखता है, इट अपीयर्स टू बी रेज्ड. अब ये पता होना चाहिए. दिस इज D, क्योंकि आधा बोला है तो D. दिस इज अगेन D, राइट? करेक्ट. दिख नहीं रहा होगा हाफ ऑफ, लेकिन हाफ ऑफ है वो. चलो एनीवेज. तो इफ यू रिमेंबर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में है, तो ये जो वेसल का जो बेस है ना, वो ऑब्जेक्ट जैसा है. क्योंकि अभी इसके अंदर कोई और तो ऑब्जेक्ट है नहीं, तो ऑब्जेक्ट कौन है फिर? वेसल का बेस, बॉटम. इफ यू रिमेंबर, इट इज रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ. अगर ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में हो, ऑब्जर्वर रेयर मीडियम में हो, तो रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ. उल्टा हो, ऑब्जर्वर डेंसर मीडियम में और ऑब्जेक्ट रेयर में, तो क्या होता है? अपरेंट हाइट अपॉन रियल हाइट. तो पहले तो ये फॉर्मूला होना चाहिए, पता होना चाहिए आपको. सो व्हाट इज अपरेंट डेप्थ? इट इज रियल डेप्थ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. सही है. लेकिन वो तो जब एक लिक्विड होगा तो ना, हमारे पास तो 2 है. इसमें से पहले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है mu1 और डेप्थ जो है D है, और जो दूसरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है mu2 और डेप्थ कितना है? D है. तो ये जो बेस है, इसको पहले लिक्विड ने भी रेज कर दिया और दूसरे ने भी रेज कर दिया. तो जो टोटल अपरेंट डेप्थ आएगा, टोटल अपरेंट डेप्थ, इट विल बी अपरेंट डेप्थ ड्यू टू फर्स्ट लिक्विड प्लस अपरेंट डेप्थ ड्यू टू सेकंड लिक्विड, A1 प्लस A2. तो पहले लिक्विड ने रेज किया, उसके लिए क्या लिखोगे? R1 बाय mu1 plus R2 by mu2, where R1 is the real depth of first liquid and R2 is the real depth of. बताओ तो what is R1? D. What is R2? D. तो D by mu1 plus D by mu2. तो D आ गया कॉमन, 1 by mu1 plus 1 by mu2. करेक्ट. तो ऑप्शन नंबर आ गया आपका B. गुड. लेकिन मैंने बोला मैं ट्रिक दूंगा, तो यहाँ ध्यान दो. 2 लिक्विड, 3 लिक्विड, 4 लिक्विड, 5 लिक्विड, कितने के लिए भी क्वेश्चन आ सकता है. ये सेम क्वेश्चन नीट में आया था, PYQ 4 लिक्विड के लिए. अब ये CET में 2 के लिए पॉसिबल है, 3 के लिए भी है, लेकिन नीट में 4 के लिए आया था. तो इमेजिन हमारे पास 4 लिक्विड है. ये पहला लिक्विड है, यहाँ तक दूसरा लिक्विड है, उसके बाद यहाँ तक तीसरा लिक्विड है, और उसके ऊपर फोर्थ लिक्विड है, तो यू हैव समथिंग लाइक दिस. और सबके सबका डेप्थ सेम है. तो डेप्थ सेम है मतलब सबका रियल डेप्थ सेम है. तो समझ लेना, ये रियल डेप्थ. इमेजिन, ध्यान दो, ये D है. अगर सबका डेप्थ सेम है तो ये D/4, ये D/4, ये D/4 और ये भी D/4. अगर 3 होता तो क्या होता? D/3, D/3, D/3. 2 में तो D/2 और D/2, बराबर. करेक्ट.
करेक्ट, राइट, गुड। हमारे पास ना हमारे क्वेश्चन में डी के जगह पे 2d बोला था, इसलिए हमने d/2 की जगह पे 2d/2 लिखा, मतलब d और d लिखा। 5 होते तो d/5 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 5। व्हाट इज टोटल अपरेंट डेप्थ? हाउ डू यू फाइंड आउट टोटल अपरेंट डेप्थ? a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4, क्योंकि यहाँ पे कितने लिक्विड्स है? यहाँ पे 4 है, तो a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4, यहाँ पे 4 है। व्हाट इज a? इट इज रियल डेप्थ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो क्या लिखेंगे? r1 बाय μ1 प्लस r2 बाय μ2 प्लस r3 बाय μ3 प्लस r4 बाय μ4। अब क्योंकि r1 r2 r3 r4 सब क्या है? सेम है, तो ये सब कॉमन आ जाएगा ना। हाँ, और वो कितना है? d/4, तो d/4 बाहर दिखेगा, अंदर होगा 1 बाय μ1 प्लस 1 बाय μ2 प्लस 1 बाय μ3 प्लस 1 बाय μ4। करेक्ट। अभी ट्रिक यहाँ से चालू होता है। अब थोड़ा अच्छे से सोचो, अगर मेरे पास दो लिक्विड है, दो, और दोनों का रियल डेप्थ सेम है, रियल डेप्थ सेम है, अगर टोटल डेप्थ 2d है, कितना है? 2d, तो दोनों लिक्विड कितना है? d और d, तो d बाहर दिखेगा और अंदर दिखेगा 1 बाय μ1 प्लस 1 बाय μ2, तो डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया था। अब अगर मेरे पास टोटल डेप्थ d है, कितना है? टोटल डेप्थ d है, और d/2 तक एक है, d/2 तक दूसरा है, बराबर, तो बाहर दिखेगा d/2। क्या दिखेगा बाहर? d/2, मतलब आंसर ऐसा आएगा। अगर टोटल डेप्थ d होता तो टोटल डेप्थ का आधा आधा हो गया। अगर टोटल डेप्थ d है, कितना है? d है, और 3 लिक्विड्स है, 3, d/3 1 बाय μ1 प्लस 1 बाय μ2 प्लस 1 बाय μ3, और 4 है तो वेरी गुड, d/4 1 बाय μ1 प्लस 1 बाय μ2 प्लस 1 बाय μ3 प्लस 1 बाय। अब इसको जनरल फॉर्मूला बना लेते हैं। अगर मेरे पास n लिक्विड्स है, कितने हैं? n, तो बाहर आएगा d/n, और अंदर तुम लिखोगे अप टू 1 बाय μn, है ना। 2 है तो पहले 2 टर्म, 3 है तो पहले 3 टर्म, 4 है तो 4 टर्म, n है तो n टर्म्स, तो इसको ही हमने कर लिया जनरल फॉर्मूला। तो यही हमने जनरल बना लिया। तो ऐसे जनरल फॉर्मूलाज तुमको बनाते आने चाहिए। तो तुमने ये कर लिया सीधा सीधा n तक जनरल फॉर्मूला। अगर 5 होते तो आंसर क्या आएगा? d/5 1 बाय μ1 प्लस 1 बाय μ2 कब तक? 5 तक। वेरी गुड, तो हो गया जनरल फॉर्मूला ऑलरेडी डन। सिर्फ एक याद रखना, ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल है? जब सारे लिक्विड्स का डेप्थ सेम हो, इक्वल डेप्थ हो, तो एक का ज़्यादा एक का कम, उसमें ये एप्लीकेबल नहीं है। तो जब मैं बोल रहा हूँ d/n, इसका मतलब हर एक का डेप्थ सेम है। अगला क्वेश्चन, the refractive index of a certain glass is 1.5. Refractive index of certain glass is 1.5 for light whose wavelength in vacuum is 6000 angstrom. Angstrom होता है 10⁻⁻10 मीटर। The wavelength of this light when it passes through glass is, सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको बोला है एक मटेरियल है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, और जो लाइट का वेवलेंथ है वैक्यूम में, मतलब एयर में, कितना है? 6000 एंगस्ट्रॉम। आपको पूछा है व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस थ्रू ग्लास। डू यू रिमेंबर व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? c/d, where c is speed of light in air or vacuum and b is speed of light in medium। आपको पता है वेलोसिटी होता है फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, वेवलेंथ इन एयर मतलब वैक्यूम अपॉन वेवलेंथ इन मीडियम, वेवलेंथ इन मीडियम, बराबर। क्योंकि मैंने आपको बताया था, मैं वापस बता रहा हूँ, जब वेव मीडियम चेंज करता है ना, तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है, फ्रीक्वेंसी सेम रहता है, इसलिए फ्रीक्वेंसी क्या लिखा मैंने? सेम। तो ये क्या हो गया? कैंसल। तुमको क्या पूछा है? वेवलेंथ इन मीडियम। क्या पूछा है? वेवलेंथ इन मीडियम। तो व्हाट इज वेवलेंथ इन मीडियम? वेवलेंथ इन एयर और वैक्यूम डिवाइडेड बाय म्यू। ये कितना था? 6000 एंगस्ट्रॉम, और ये कितना है? 1.5। आपको पता है 1 जा और 4000 जा, तो आंसर आ गया 4000 एंगस्ट्रॉम, ऑप्शन ए।
Next question. A ray of light traveling inside a rectangular glass block. एक ray of light है which is traveling inside a rectangular glass block of refractive index √2 is incident on glass air surface. Glass air surface at angle of incidence 45. The refractive index of air is 1. Under this condition, the ray will emerge into the air without deviation. Will be reflected back into the glass. Will be absorbed. Will emerge into the air with angle of refraction equal to 90. सबसे पहले जब क्वेश्चन पढ़ रहे थे तो यू मस्ट हैव नोटिस दैट द रे ऑफ लाइट इज ट्रैवलिंग इनसाइड अ ग्लास ब्लॉक और इट इज इंसिडेंट ऑन ग्लास एयर इंटरफेस. मतलब द रे इज ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू एयर. मीडियम चेंज होगा तो लाइट का बेंडिंग तो होगा ही, तो डेविएशन नहीं होगा या तो गलती है. ये नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता. डेविएशन तो होगा. एब्जॉर्ब होगा, ये भी गलत है. अब बचा बी एंड डी. अगर अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू क्रिटिकल एंगल हुआ तो ऑप्शन डी आएगा, विच विल एमर्ज इनटू द एयर विद एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल टू 90. अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल से ज़्यादा हुआ तो इट विल बी रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द ग्लास. आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना दिया है? 45. अब आपका काम सिर्फ इतना है कि क्रिटिकल एंगल फाइंड करो. डू यू रिमेंबर क्रिटिकल एंगल साइन आई सी इज 1/μ? याद है क्या? यस. तो साइन आई सी इज 1/μ. म्यू कितना दिया है? √2. साइन के लिए 1/√2 कब होती है? 45. तो क्रिटिकल एंगल कितना है? 45. तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू क्रिटिकल एंगल. तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होता है? 90. तो ऑप्शन नंबर डी. सिंपल. अगला क्वेश्चन. अरे अरे रे 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 Monochromatic light is refracted from air into glass. Light is going from air to glass. मतलब rarer to denser. It should bend towards normal. Of refractive index mu, the ratio of wavelength of incident and refracted waves is. Again simple question. बहुत सिंपल क्वेश्चन है. पहले जब क्वेश्चन पढ़ रहे थे तो तुमको समझ में आना चाहिए था लाइट कहाँ से कहाँ जा रहा है? एयर इनटू ग्लास. तो ये ग्लास हो गया, ऊपर एयर है, तो लाइट इज गोइंग फ्रॉम एयर टू ग्लास, सो इट शुड बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल. तो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंडिंग हो गया उसका. वेरी गुड, ऐसा आ गया. तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है. लेट्स से दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, दिस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर. क्या पूछा आपको? आपको बोला है रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्रैक्टेड रे इज. सिंपल. इंसिडेंट रे ये एयर में था और इसका जो वेवलेंथ होगा उसको लैम्डा ए बोल देंगे. रिफ्रैक्टेड रे ये ग्लास में था, इसको लैम्डा जी बोल देंगे. राइट, गुड. तो डू यू रिमेंबर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन. डू यू रिमेंबर दिस? अभी तो सॉल्व किया था. यस, पक्का. एन एन कैंसल. क्या पूछा था तुमको? रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट. इंसिडेंट मतलब एयर और रिफ्रैक्टेड मतलब ग्लास. तो लैम्डा ए बाय लैम्डा जी पूछा. तो क्या आ गया? म्यू आ गया. म्यू इज टू 1. ऑप्शन नंबर सी. खत्म. नेक्स्ट क्वेश्चन. What is there to write down? This is nothing. ये पिछला क्वेश्चन था वही है, ये वही है. लैम्डा ए बाय लैम्डा मीडियम इज म्यू, सो लैम्डा ए बाय लैम्डा जी इज म्यू. डन. अगला क्वेश्चन. लाइट ट्रेवल्स. वैसे आई वॉज नॉट गोइंग एनीवेयर. आपने बोला सर थामा, मैं तो कहीं जा ही नहीं रहा. आई एम स्टैंडिंग हियर इटसेल्फ. तो लाइट ट्रेवल्स ऑफ कोर्स. लाइट ट्रेवल्स थ्रू अ ग्लास प्लेट ऑफ थिकनेस टी. Light is traveling through a glass plate of thickness t and having refractive index n. If c is the velocity of light in vacuum, the time taken by the light to travel this thickness of glass is. तो सिंपल सी चीज है. लाइट किस में से ट्रैवल कर रहा था? ग्लास प्लेट. उसका थिकनेस कितना था? t. उसका रिफ्लेक्टिवनेस कितना है? n. उसको उस ग्लास स्लैब में ट्रैवल करने के लिए कितना टाइम लगेगा? बस ऐसा क्वेश्चन है. टाइम कितना लगेगा ये पूछा है. तो टाइम कितना लगेगा?
Distance upon speed. Very good. Since you say speed is distance upon time, distance upon time, इसका मतलब time is distance upon speed. Distance upon speed. Time is t, distance. देखो t एक confusion create करते हैं. Thickness को भी क्या बोल दिया है? t. तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा? t. और टाइम को भी बोलोगे t. t कर दोगे कैंसिल, इसलिए इसको कैपिटल T बोल दो. नोटेशन चेंज कर दो. नहीं तो टी टी ही कैंसिल हो गया. जो फाइंड करना था वही गायब हो गया. वेरी गुड. अपॉन स्पीड, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, नॉट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम. अब डू यू रिमेंबर कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये होता है c बाई वी. क्या होता है? तो v क्या हो गया? c बाय म्यू. सिर्फ इन्होंने म्यू को क्या बोला है? n. ठीक है, n. इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो. तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2, from 1 and 2, time equals to thickness which is t upon v which is c by n. हो गया ऊपर nt by c. है क्या? nt by c. ऑप्शन नंबर C. अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन. The wavelength of light diminishes mu times where mu is 1.33 for water in a medium. तो wavelength of light diminishes मतलब wavelength of light कम हो गया. कितना गुना कम हो गया? mu times कम हो गया in a medium. और diver from inside the water, diver पता है? diver जो पानी के अंदर जाता है. तो diver from inside the water looks at an object whose natural color is green. Natural color is green. He sees the object as green, blue, yellow, red. क्वेश्चन इज वेरी गुड. इन्होंने बोला है कि जब लाइट मीडियम में एंटर करता है तो उसका वेवलेंथ चेंज होता है. वो तो हमने देखा ना, 2 बार देखा. होता है कि नहीं चेंज? होता है ना चेंज. अगर डू यू रिमेंबर म्यू इक्वल्स टू लैम्डा एयर बाय लैम्डा मीडियम, तो लैम्डा मीडियम इज लैम्डा एयर बाय म्यू. तो कितने गुना कम हो गया? म्यू गुना, म्यू टाइम्स. डिवाइड बाय म्यू मतलब म्यू टाइम्स कम. डिवाइड बाय 2 मतलब हाफ होना, 2 टाइम्स कम होना. डिवाइड बाय 3 मतलब 3 टाइम्स कम होना. डिवाइड बाय 4 मतलब 4 टाइम्स कम होना. डिवाइड बाय म्यू मतलब म्यू टाइम्स कम होना. तो ऐसा तो बोला है म्यू टाइम्स कम हो गया. वेवलेंथ कम हो गया. वेवलेंथ क्या हो गया? कम. तो ग्रीन विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड. तो वेवलेंथ कम हो गया ना. तो ग्रीन से छोटा कलर दिखेगा. छोटा कौन? वायलेट. अरे विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, इसमें से कुछ है क्या यहाँ पे? नहीं है. ब्लू नहीं है. तो आंसर क्या आएगा? नहीं आएगा. क्यों? क्योंकि कलर का जो सेंसेशन होता है ना, वो वेवलेंथ की वजह से नहीं होता है, वो फ्रीक्वेंसी की वजह से होता है. गुड. तो मैंने तो कितनी बार बोला कि जब लाइट मीडियम चेंज करता है फ्रीक्वेंसी चेंज होता है क्या? नहीं. तो जो डाइवर अंदर है वो बाहर देख रहा है ग्रीन कलर को, तो ग्रीन ही दिखने वाला है क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो सेम है. फ्रीक्वेंसी क्या है? सेम है. कैसे घुमा के क्वेश्चन पूछा? ग्रीन. गुड. सो दैट्स इट फॉर टुडे.